गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम विजन आईएएस के पॉलिटी 365 करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं करंट अफेयर्स को। संविधान से जुड़े हुए मुद्दे को देखते हैं। पहला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। पहले देखते हैं सुर्खियों में यह बात क्यों है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सम्मान वर्ग की आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया है। अब ईडब्ल्यूएस के बारे में जानते हैं। ईडब्ल्यूएस को सिन्हो आयोग की सिफारिश के आधार पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण किया गया था। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण आबादी के ऐसे वर्गों को प्रदान किया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे वर्गों को यह आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया था। देखेंगे बाद में 15(6) और 16(6) क्या है। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की शक्ति देता है। हालांकि इस अधिनियम के तहत राज्य सरकारें यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्ति और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया जाए या नहीं। ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए प्रावधान करने हेतु सरकार को समर्थ बनाने के लिए इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस हेतु 10% तक सीटों को आरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 16 में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत सरकार नागरिकों को ईडब्ल्यूएस के लिए सभी पदों पर 10% तक आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) में क्या है। अनुच्छेद 15(6) में है यह अनुच्छेद 15(4) और 15(5) में पहले से उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित है। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 16(6) यह अनुच्छेद 16(4) में उल्लिखित समुदायों या वर्गों के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सरकार को सक्षम बनाता है। यह नियुक्ति में या पदों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) उन पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है जिनका राज्य की नजर में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अतिरिक्त है। ओबीसी का आरक्षण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक क्रीमी लेयर, एक नॉन क्रीमी लेयर। ऐसा परिवार जिसका वार्षिक आय 8 लाख रुपया उससे अधिक हो तो वह आरक्षण का पात्र नहीं होता है, वह क्रीमी लेयर में आता है। और जिसका वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम हो वो नॉन क्रीमी लेयर में होता है, उसको ओबीसी का आरक्षण मिलता है। क्रीमी लेयर शब्द की पहली बार प्रयोग वर्ष 1971 में सतनाथन आयोग ने किया था। अब देखते इंदिरा शाहनीवाद में आरक्षण के लिए निर्धारित की गई शर्तें थी। इसमें दिया गया है आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उपलब्ध होंगे। ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा होगी। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, लेकिन अब जो है वो एससी एसटी के पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कोई व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए किए गए आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है तथा जिसके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा: जिनके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है या जिनके पास 1000 वर्ग फुट का एक आवासीय फ्लैट है या जिनके पास अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक या अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रमुख बिंदु जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल आर्थिक मापदंड के आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही ईडब्ल्यूएस को एक अलग और विशिष्ट श्रेणी माना जाता है। एससी, एसटी, एसईबीसी का अवर्जन उचित वर्गीकरण का एक हिस्सा है। साथ ही यह दोहरे लाभों से बचने के लिए भी आवश्यक है। इसके अलावा निजी शिक्षण संस्थानों में एक अवधारणा के रूप में आरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। 1992 में इंदिरा शाहीवाद में निर्णय दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु इस निर्णय को आने वाले सभी समयों के लिए कठोर और अनुलंघनीय घोषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल एससी, एसटी, एसईबीसी या ओबीसी समुदायों पर ही लागू हुआ था, समान वर्ग पर नहीं। संविधान से जुड़े दूसरा मुद्दा है अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण। यह सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जस्टिस रोहिणी आयोग के कार्यकाल का फिर से विस्तार किया है। यह आयोग के कार्यकाल में 14वां विस्तार है। अब इस आयोग ने 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इस आयोग का गठन ओबीसी के उपवर्गीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया गया था। 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 1992 में अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वही 1992 में इंदिरा शाहीवाद में उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया था। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जानते हैं। 102 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय, संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 जोड़कर बना दिया गया था। एनसीवीसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। सदस्य इसके एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इनका कार्यकाल आयोग के सदस्यों के लिए सेवा शर्तों और कार्यकाल का सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य को देखते हैं। ओबीसी से संबंधित कुछ तथ्य को देखते हैं। इस आयोग का गठन 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति को आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसीएस को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें वे वर्ग या समुदाय शामिल होंगे जो ओबीसी के भीतर भी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इनमें आदिवासी, जनजातीय, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति सम्मिलित है, जो अपने पारंपरिक व्यवसायों से जीवन यापन करती है। अन्य पिछड़ा वर्ग ग्रुप भी, इसमें वे व्यवसायिक समूह शामिल होंगे जो अपने पारंपरिक व्यवसायों के साथ जीवन यापन करते हैं। तथा पिछड़ा वर्ग ग्रुप सी, इसमें वे वर्ग शामिल होंगे जो तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ या उन्नत हैं। एनसीबीसी के अनुसार 11 राज्यों या संघ शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण हेतु ओबीसी को उपवर्गीकृत किया है। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को सौंपे गए कार्य हैं
केंद्रीय ओबीसी सूची के संदर्भ में समुदायों या जातियों के बीच आरक्षण संबंधी लाभों के असमान वितरण के प्रसार की जांच करना, ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित तंत्र, मानक, प्रतिमानों और मापदंडों को तैयार करना। अब देखते हैं स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के लिए क्या आरक्षण है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना नगर निकाय के चुनाव की अधिसूचना तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है। उपयुक्त निर्देश संविधान के अनुच्छेद 243 यू के प्रावधानों के आधार पर दिया गया है। अनुच्छेद 243 यू के अनुसार किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने से पहले संपन्न किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि जब तक कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ 2010 का मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य की गई ट्रिपल टेस्ट शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट शर्तें कौन कौन से हैं वो देखते हैं। प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी के पिछड़ेपन पर डेटा एकत्र करने के लिए राज्य सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी। आयोग के प्रस्तावों के अनुरूप आरक्षण का अनुपात निर्धारित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में समग्र आरक्षित सीटों के लिए कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि कोई राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो इसके किसी भी स्थानीय निकाय को चुनाव को कानूनी अवधि से अधिक के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का प्रावधान करता है। राज्य सरकारों को ओबीसी के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। तीसरा मुद्दा देखते हैं। यह मुद्दा समान नागरिक संहिता से संबंधित है। यह सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया था। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं। समान नागरिक संहिता का आशय एकल कानून से है जो भारत के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, अभिरक्षा, दत्तक ग्रहण और विरासत के संदर्भ में एक समान रूप से लागू होगा। समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है। साथ ही व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड स्वतंत्रता से पहले क्या था और स्वतंत्रता के बाद क्या है देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले 1840 की लेक्स लॉ की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अपराध, साक्ष्य और अनुबंधों के लिए एक समान कानूनों को अपनाया था। हालांकि हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को जानबूझकर इसके दायरे से बाहर रखा गया था। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने वी.एन. राव समिति का गठन किया। इस समिति का गठन हिंदू कानून का संहिताबद्ध करने तथा महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने के लिए किया गया था। अब स्वतंत्रता के बाद देखते हैं। संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में गठित मौलिक अधिकारों पर उप समिति ने माना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को मौलिक अधिकारों के दायरे के अधीन लागू नहीं किया जा सकता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता दी गई। 1955-1956 की अवधि के दौरान हिंदू कोड बिल पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में भी यूसीसी का समर्थन किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय कौन कौन से आया है उसे देखते हैं। साहवानोवाद 1985 में इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय समभाव और विधि की समक्ष समानता को बढ़ावा देता है।
सुश्री जॉर्डन डिंग दे बनाम एस चोपड़ा बाद 1985 में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह और तलाक के लिए समान नागरिक संहिता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। सरला मुदलवाद 1995 में इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा यूसीसी का निर्माण करने की आवश्यकता को दोहराया था। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह वैचारिक अंतर विरोधों को दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगा। भारत में व्यक्तिगत कानून पर्सनल लॉ कानूनों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए पृथक व्यक्तिगत कानून है और वे कानून ही उन पर लागू होते हैं। इन्हें कानून के अलग अलग उपबंधों, नियमों, विनियमों आदि के माध्यम से कई वर्षों में संहिताबद्ध किया गया है। उदाहरण के लिए हिंदू पर्सनल लॉ को 4 कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता और असंरक्षिता अधिनियम 1956 तथा हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956। इन कानूनों में हिंदू सब के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। भारत में कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी हैं। उदाहरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 जिसके तहत अंतर धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त संरक्षक और प्रतिपाल अधिनियम 1890 अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। 1961 में भारत द्वारा गोवा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद भी पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 को यहां जारी रखा गया था। यह संहिता सभी गोवा वासियों पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धार्मिक या निर्जातीय समुदाय के हों। हालांकि पुर्तगाली संहिता पूर्ण रूप से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अगली खबर देखते हैं जो सुर्खियों में है, हेट स्पीच। यह सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि होने की बात कही है। हेट स्पीच के बारे में देखते हैं। हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। हेट स्पीच के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराओं जैसे 153 ए, 295 ए आदि का प्रयोग किया जाता है। हेट स्पीच को व्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हावभाव और प्रतीक चिन्ह शामिल होते हैं। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है। हेट स्पीच से संबंधित कानून देखते हैं। इसका संवैधानिक प्रावधान है। संविधान का अनुच्छेद 19(2) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराएं जैसे 153 ए, 153 बी, 298 आदि हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती है। ये ऐसे भाषण या शब्दों से संबंधित हैं जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं या राष्ट्रीय एकता के समक्ष संकट उत्पन्न कर सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग या दोषी पाया गया है। धारा 123(3)(a) और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या तो संकेतों या तस्वीरों द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करती है। अगली खबर को देखते हैं जो सुर्खियों में रहा है, राजद्रोह। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 ए के तहत 152 वर्ष पुराने राजद्रोह कानूनों को प्रभावी रूप से तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती है। राजद्रोह के बारे में जानते हैं। भारतीय दंड संहिता धारा 124 ए में राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति शब्दों द्वारा, लिखित, मौखिक, संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अपमानना या अप्रीति पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। इस कानून के तहत राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर परामर्श अपराध है। राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास, जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना आवश्यक होता है। राजद्रोह कानून की पृष्ठभूमि को देखते हैं। 1837 में ब्रिटिश इतिहासकार, राजनीतिक थॉमस मैकाले ने राजद्रोह कानून को दंडनीय अपराध के रूप में तैयार किया था और इसके लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया था। 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तैयार होने पर राजद्रोह कानूनों को हटा दिया गया। 1870 में सर जेम्स स्टीफन द्वारा प्रस्तुत किए गए एक संशोधन द्वारा आईपीसी में धारा 124 ए राजद्रोह को तब तक जोड़ा गया जब अपराध से निपटने के लिए एक विशेष धारा की आवश्यकता महसूस की गई। 1891 में जब बंगभाषी अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस ने एज ऑफ कंसेल्ट बिल की आलोचना करने वाला एक लेख प्रकाशित किया था, तब राजद्रोह का पहला मामला दर्ज किया गया था। 1921 में इसके लिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली बंधुओं, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी और अन्य बहुत से अन्य नेताओं को कारावास का सामना करना पड़ा था। 1948 भारतीय नेता संविधान से राजद्रोह कानून को हटाने पर सहमत हुए थे। 1949 राजद्रोह अब भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, हालांकि आईपीसी में धारा 124 ए बनी हुई है। 1951 नेहरू सरकार ने अनुच्छेद 19(1) ए के तहत पहला संशोधन पारित किया था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया था। 1962 केदारनाथ निर्णय में संवैधानिक पीठ ने राजद्रोह कानून के वैधता को बरकरार रखा था। 1974 इंदिरा गांधी सरकार ने आईपीसी की धारा 124 ए को संज्ञेय अपराध बना दिया था, जो पुलिस को बिना वारंट की गिरफ्तारी करने का अधिकार देता है। राजद्रोह कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय को देखते हैं। केदारनाथ बनाम बिहार राज्यवाद 1962 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक आलोचना या टिप्पणी के जरिए सरकार या उसके प्रशासन पर अपने इच्छानुसार कहने या लिखने का अधिकार रखता है, बशर्ते उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। पी अलवी बनाम केरल राज्यवाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारेबाजी, संसद या न्यायिक व्यवस्था की आलोचना को राजद्रोह नहीं माना जा सकता है। 2018 में भारतीय विधि आयोग ने एक परामर्श पत्र प्रकाशित किया था। इस परामर्श पत्र में अनुशंसा की गई थी कि अब समय आ गया है कि देशद्रोह से संबंधित आईपीसी की धारा 124 ए पर पुनर्विचार किया जाए या उसे निरस्त कर दिया जाए। अब अगली खबर देखते हैं जो सुर्खियों में था, प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रिवेंटिव डिप्रेशन यानी निवारक निरोध का केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए।
इनसे अनसंबंधित तथ्य देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन राज्य को प्राप्त एक असाधारण शक्ति है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। इस कारण से इसका संयमित तरीकों से ही प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कानून और व्यवस्था की परिस्थितियों और लोक व्यवस्था के भंग होने के बीच अंतर किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल लोक व्यवस्था के भंग होने की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है, ना कि कानून और व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जानते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ होता है अपराध करने से पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना जो कानून और व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया होता है, लेकिन पदाधिकारियों को लगता है कि वह ऐसा कर सकता है। ऐसे में व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके तहत व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए हिरासत में रखा जा सकता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तारी तथा हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। यह अनुच्छेद 22(3) के अनुसार है। ऐसे कुछ कानून हैं जिनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान हैं, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइक्लोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम आदि। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी का प्रावधान करती है। सीआरपीसी की धारा 151 के अनुसार यदि पुलिस को लगता है कि वह किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी करना आवश्यक है, तो उसे ऐसा करने का अधिकार है। गिरफ्तारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षोपाय है। अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना उसे कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता या अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रखकर डिटेंड किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय के लिए कस्टडी में रखकर डिटेन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(30) में कहा गया है कि उपयुक्त 2 खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो उस समय भारत के किसी शत्रु देश का नागरिक हो या जिसे किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है। अनुच्छेद 22(4) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता। हालांकि सलाहकार बोर्ड यह पुष्टि कर दे कि इस तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं, तो किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक के लिए भी डिटेन किया जा सकता है। अनुच्छेद 22(7)(b) में अनुच्छेद 22(4) का अपवाद दिया गया है। अनुच्छेद 22(7)(b) में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 महीने से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है यदि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि कितनी होगी तथा परिस्थितियों, व्यक्तियों के वर्ग और ऐसे मामले जिन पर कानून लागू हो सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध के लिए अधिकार है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपूर्ति और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए तथा रक्षा संबंधी मामलों के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में कोर्ट के कुछ निर्णय हैं। एस.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में न्यायालय ने अनुच्छेद 22(5) के स्पष्ट प्रावधानों के कारण प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम की स्वीकृति दी थी। शिम्बन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालत डिटेंड करने की वास्तविकता या डिटेंड करने के लिए कोर्ट में पेश तथ्यों की जांच करने में सक्षम नहीं है। शंभुनाथ
शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य बाद में कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में कठोर है और संविधान में गारंटी युक्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन कभी कभी देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा इस तरह के अत्यधिक कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध जुडिशरी कानून है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 यह इस तरह का पहला कानून था। यह राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्य को करने से रोकने के लिए लागू किया गया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971-1977 यह आपातकाल के दौरान सरकार को चुनौती देने वाले राजनीतिक विरोधियों, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज समूहों के खिलाफ उपयोग किया गया कुख्यात कानून है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मीसा कानून को रद्द किया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 इसमें विदेशी मुद्रा के संरक्षण और उसमें वृद्धि करने एवं तस्करी को रोकने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान किया गया था। आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम 1985 इस निवारक निरोध की प्रणाली के तहत बनाया गया शक्तिशाली और प्रतिबंधात्मक कानून माना जाता है। इसे आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 या डाटा के समान उद्देश्यों के लिए बनाया गया कानून है। अब अगली खबर को देखते हैं। गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 यह सुर्खियों में क्यों था? केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को UAPA 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। UAPA के बारे में जानते हैं। UAPA 1967 को व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिनियमित किया गया था। साथ ही यह अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों और उनसे जुड़े मामलों से निपटने से संबंधित है। यह अधिनियम व्यक्तियों या संगठनों द्वारा की गई ऐसी किसी भी कार्रवाई को जो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग पर अधिकार या नियंत्रण स्थापित करती हो या भारत की संप्रभुता को खंडित या भारत की अखंडता को बाधित करती हो, उसे गैर कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है। UAPA के तहत मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी दोनों द्वारा की जाती है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को गैर कानूनी घोषित किए गए संगठनों को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह प्रतिबंधित व्यक्ति संगठन को अधिकरण के माध्यम से अपील की सुनवाई के लिए भी अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के बाहर विदेशी भूमि पर अपराध किए जाने पर अधिनियम के तहत उसी रीति से अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अधिनियम के दायरे को बढ़ाने के लिए इसमें 2004, 2008, 2012 और 2009 में संशोधन किए गए थे। UAPA 2019 में संशोधन किए गए थे। उसे देखते हैं। आतंकी घोषित करने की शक्ति। केंद्र सरकार किसी दोषी संगठन को आतंकी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है यदि वह आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है या उसमें भाग लेता है। दूसरा क्राइटेरिया है आतंकवाद के लिए तैयारी करता है। तीसरा क्राइटेरिया है आतंकवाद को बढ़ावा देता है या किसी अन्य प्रकार से आतंकवाद में शामिल है। अधिनियम सरकार को उपयुक्त आधार पर दोषी व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। NIA द्वारा संपत्ति जब्त करने के लिए मंजूरी। जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक DGP से पूर्व मंजूरी जरूरी होता है। NIA द्वारा जांच DSP या ACP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। यह अधिनियम NI में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को मामले की जांच करने का अधिकार देता है। कन्वेंशन मूल अधिनियम के तहत 9 संधियों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें आतंकवादी
बमबारी का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997, बंधक बनाने के विरुद्ध कन्वेंशन 1979 आदि शामिल है। यूएपीए अधिनियम 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 को सूची में जोड़ा गया है। अगली खबर को देखते हैं। अगली खबर है फोन टैपिंग या सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में 2019 में राजनीतिक नेताओं के फोन टैप करने के लिए एक आईपीएस अधिकारी की जांच की जा रही थी। फोन टैपिंग के बारे में इसका परिभाषा है, फोन टैपिंग से तात्पर्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा गुप्त माध्यम से इंटरनेट आधारित संचार और फोन की निगरानी करने से है। फोन टैपिंग शब्द का अर्थ वायर टैपिंग या लाइन वर्निंग अथवा इंटरसेप्शन ऑफ फोन कॉल की बातचीत को सुनना भी है। इसकी शुरुआत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में 1890 के दशक में टेलीफोन रिकॉर्डर के आविष्कार के बाद की गई थी। फोन टैपिंग करने हेतु आधार जो है वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में है, देश की सुरक्षा के हित में है, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में है, लोक व्यवस्था के हित में, अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाने से रोकने हेतु किया जाता है, प्रेस के लिए अपवाद है, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के प्रेस संदेशों को तब तक इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे प्रसारणों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। भारतीय तार अधिनियम 1850 से फोन टैपिंग की शक्ति देता है। भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फोन टैप करने का अधिकार प्राप्त है। राज्य में पुलिस को फोन टैप करने का अधिकार प्राप्त है। केंद्र में 10 एजेंसियों फोन टैप करने के लिए अधिकृत है। अधिसूचना ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, प्रवर्तक निर्देशालय, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निर्देशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सिग्नल इंटेलिजेंस निर्देशालय और दिल्ली पुलिस आयुक्त। किसी अन्य एजेंसियों द्वारा फोन टैप करना अवैध माना जाता है। फोन टैपिंग के लिए आदेश जारी करने की शक्ति भारतीय तार संशोधन अधिनियम 2007 के नियम 419(a) के अनुसार फोन टैपिंग के आदेश केवल गृह मंत्रालय के सचिव अथवा राज्यों में उसके समक्ष अधिकारी द्वारा ही जारी किया जा सकता है। इन आदेशों की सूचना सेवा प्रदाता को लिखित रूप से प्रदान करनी होगी, इसके बाद ही टैपिंग शुरू की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में टैपिंग के कारणों को दर्ज कराना होगा। हालांकि असाधारण मामलों में आदेश अधीनस्थ पद के अधिकारियों द्वारा भी जारी किया जा सकता है। इस तरह के आदेश के बारे में एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। फोन टैपिंग करने से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि संघ सूची की प्रविष्ट 31 में अन्य संचार उपकरणों में टेलीफोन का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। कोई व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहा है तो वह बोलने और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा होता है। इस प्रकार टेलीफोन की टैपिंग करने से अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन होगा जब यह अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित इस अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध के तहत नहीं आए। अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार है। टेलीफोन की टैपिंग करने से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन तब होगा जब तक कि इस कार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत अनुमति नहीं दी जाती है। भारतीय तार अधिनियम 1850 से यह फोन टैपिंग का विनियमन करता है। अगली खबर है भुला दिए जाने का अधिकार या सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को सर्च इंजन और इंटरनेट से एक दंपति से जुड़ी जानकारियां को हटाने का निर्देश दिया है। RTBF के बारे में जानते हैं। RTBF वस्तुतः इंटरनेट और सर्च इंजन, डेटाबेस, वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म आदि से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को उस स्थिति में हटाने का अधिकार है
जब वह व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है। आरटीबीएफ की उत्पत्ति फ्रांसीसी न्यायशास्त्र में वर्णित राइट टू ऑब्लिवियन से हुई है। हालांकि आरटीबीएफ एक असीमित अधिकार नहीं हो सकता है, इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसे समान डेटा संरक्षण विनियम के तहत यूरोपीय संघ में एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही इसे यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में कई देशों की अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है। इसे 1995 में डेटा संरक्षण पर यूरोपीय संघ के निर्देश द्वारा पहली बार एक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। जीडीपीआर 2016 का अनुच्छेद 17 सूचना हटाने का अधिकार या भुला दिए जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह किसी डेटा से जुड़े व्यक्ति या पक्ष को यह अनुमति देता है कि वह व्यक्तिगत डेटा को विलंब हटाने का अनुरोध करे। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से आरटीबीएफ का प्रावधान करता है। क्या आप जानते हैं कि भुला दिए जाने का अधिकार बनाम निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत में जानकारी शामिल होती है जो सार्वजनिक नहीं है। दूसरी ओर आरटीबीएफ में ऐसी जानकारी को हटाना शामिल है जो एक निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, लेकिन अब किसी तीसरे पक्ष को उक्त जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। भुला दिए जाने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के.एस. पुट्टास्वामी बना भारत संघ के ऐतिहासिक बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीबीएफ को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरटीबीएफ कुछ प्रतिबंधों के अधीन इसका तब उपयोग नहीं किया जा सकता जब प्रश्नगत सामग्री निम्नलिखित के लिए अनिवार्य है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के प्रयोग के लिए, कानूनी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, सार्वजनिक हित या लोक स्वास्थ्य हेतु कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए, जनहित में सूचना संरक्षण करने के लिए, वैज्ञानिक या ऐतिहासिक अध्ययन के उद्देश्य या सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए, कानूनी दावों को अमल में लाने के लिए, उनके क्रियान्वयन या कानूनी पक्ष रखने के लिए। कुछ अन्य न्यूज़ों को देखते हैं जो सुर्खियों में है। भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों के अधिकार को अनुच्छेद 29 और 30 के तहत वर्णित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाने का उपबंध किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 का उपयोग करते हुए मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 बनाया गया है। भारत में अल्पसंख्यक के दर्जे के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय टीएमई पाई मामले 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक निर्धारण राज्य को इकाई मानकर किया जाता है, न कि पूरे देश की जनसंख्या को ध्यान में रखकर। केरल शिक्षा विधेयक मामले 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया था कि अल्पसंख्यकों की पहचान ब्लॉकों या जिले स्तर पर की जानी चाहिए। अदर न्यूज है, सरना धर्म के लिए मांग। झारखंड, उड़ीसा और असम सहित 5 राज्यों के विभिन्न जनजातीय समुदायों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार उनके धर्मों को सरना के रूप में मान्यता दे। विभिन्न भारतीय राज्यों में रहने वाली जनजातीय सरना धर्म का पालन करती है। यह प्रकृति पूजा की अवधारणा पर आधारित है। अगला न्यूज है, अनुच्छेद 370 और 35A का हटना। 5 अगस्त 2022 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर को अधिवास नियमों को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया था।
अगस्त 2019 में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान आदेश 2019 जारी किया था। इसमें उपबंध किया गया था कि भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसका तात्पर्य यह था कि जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग संविधान का आधार बनने वाला सभी प्रावधान निरस्त किए जाते हैं। इसके साथ ही 35A अपने आप में समाप्त हो गया। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर विधायिका को राज्य के अस्थायी निवासी निर्धारित करने तथा उन्हें रोजगार, संपत्ति अधिग्रहण, शिक्षा आदि में विशेषाधिकार देने के लिए पूर्ण विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई थी। संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया था। इसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ लद्दाख विधानसभा के बिना। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का प्रभाव। जम्मू और कश्मीर में भारतीय संविधान का पूर्णतः लागू होना। रणवीर दंड संहिता, जम्मू कश्मीर के लिए अलग दंड संहिता के स्थान पर IPC को लागू किया। जम्मू कश्मीर का अलग कोई ध्वज नहीं है। अनुच्छेद 142 को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के शेष 6 दोषियों को रिहा कर दिया गया। अनुच्छेद 142 के बारे में सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार पारित किसी भी डिग्री या इस प्रकार दिया गया आदेश भारत की समस्त राज्य क्षेत्र में संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन परिवर्तनीय होगा। संविधान का अनुच्छेद 45(5) को देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायाधीशों की अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय हमेशा न्यायाधीशों की कम संख्या वाली पीठ के निर्णय पर प्रभावी होगा, भले ही कम संख्या वाली पीठ में अधिक न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा अपनी सहमति से निर्णय दिया गया हो। संविधान के अनुच्छेद 145(5) के अनुसार किसी मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत पर आधारित सहमति को ही न्यायालय का निर्णय या मत माना जाएगा। अनुच्छेद 145(5) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले का निर्णय सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों की बहुमत आधारित सहमति से ही लिया जाएगा। हालांकि इस खंड की कोई बात किसी भी असहमत न्यायाधीशों को अपना असहमतिपूर्ण निर्णय देने से नहीं रोक सकती है। रीजन के पॉलिटी 365 में संविधान से जुड़े हुए मुद्दे को देखे हैं। बचे हुए करंट अफेयर्स को बाद में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।